नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के एसएसटी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। 7 जुलाई 2024 को एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेज में क्या डिस्कस कर लिया था। जो जियोग्राफी है उसकी सारे क्लासेस को मैंने डिस्कस किया, जितने भी सिलेबस है जियोग्राफी का उसको सब मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इस क्लासेज में हिस्ट्री की ये तीसरी क्लास रहेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका नंबर पूरा गेन होगा। मीन्स 60 में से 55 to 100% आएगा आपका। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दिया गया नंबर क्या है, 9795540078 है। इस पर व्हाट्सएप पे लिख करके मैसेज करेंगे तो जिससे आपको सीटेट का नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लासेज में गोंड जनजाति के बारे में डिस्कस कर लिया था। आइए डिस्कस करते हैं क्या कि खानाबदोश क्या होता है, और भ्रमणशील समूह के बारे में डिस्कस करते हैं कि खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या होता है। ट्रैवलिंग ग्रुप। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। विनिमय का मतलब ये होता है कि एक वस्तु को देना और दूसरे वस्तु को लेना, ये पहले के समय का विनिमय प्रणाली थी। उनमें से कई पशुचारी ऐसे होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चरगाह से दूसरे चरगाह में घूमते रहते थे। क्या करते थे, अपने पशु के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह तक घूमते रहते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। बंजारे। बंजारे कौन थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी। खानाबदोश उनका कारवां टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। जो बंजारे लोग थे उनके ग्रुप को क्या बोलते थे, टांडा बोलते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे तो बंजारों का जो यूज किसके लिए करते थे, अनाज की ढुलाई के लिए बाजारों के तक के लिए करते थे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी, कौन, पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। क्या, 14,000 बैल थे। उसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या दिया गया है कि जो सारे पशु थे गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे और एक टांडा में कई परिवार होते थे। मीन्स एक ग्रुप होता था, बहुत बड़ा ग्रुप होता था। आइए गोंड जनजाति के बारे में डिस्कस करते। गोंड क्या होता है, गोंड क्या होता है कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानीय स्थानांतरीय कृषि, क्या, स्थानांतरीय कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थात जगह बदल बदल करके खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का नाम अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में, जो अकबर का शासनकाल था, के एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित है कि गंड कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। कितने थे, 70,000 गांव थे। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। किसका, संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती, क्या, राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। जो राजकुमारी दुर्गावती से
उनसे विवाह किया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी, दलपत की जो मृत्यु थी उसका कम उम्र में हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य और अधिक विस्तार हुआ, जो उसके समय में राज्य का विस्तार जो था और अधिक हुआ। और 1665 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जम करके सामना किया, उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। तो रानी दुर्गावती जी थी वो खुद को अपने आप को मार ली और उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, मतलब उसी समय लड़ता हुआ मारा गया। अब आइए डिस्कस करते हैं अहोम के बारे में। अहोम जो जनजाति है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। कहाँ पे बस गए थे? ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बस गए थे। उन्होंने भूइयां भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। मतलब कि बारूद और तोपों का भी निर्माण करना उस समय वो सब लोग जान गए थे अहोम। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अहोम लोग थे को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। इसमें अहोम लोगों की पराजय हुई थी। क्या हुई थी? इसमें अहोम लोगों की पराजय हो गई थी। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जिन लोगों से राज्य के लिए जबरन काम लिया जाएगा उनको पाइक कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। जो किसान थे उनको अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। समुदाय की सहमति जब तक नहीं होती थी तब तक राजा भी उसको वापस नहीं ले सकता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मंगोल कौन थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मंगोल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी और वे मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपीज, मध्य एशिया जो है घास का मैदान, स्टेपीज और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था और उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चेर और मलयालम भाषा। क्या चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम है। क्या है? लीला तिलकम है जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। क्या? हीरा और मूंगा। जो यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शासक और धार्मिक परंपराएं। शासक और धार्मिक परंपराएं, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश
के एक अत्यंत क्या गंग वंश एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पूरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्या पुरुषोत्तम जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यवाची है के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। किसने किया था? गंग वंश के जो राजा अनंत वर्मन थे उन्होंने क्या जगन्नाथ का मंदिर बनवाने के लिए एक निश्चय किया। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें चलकर विष्णु का रूप माना जाता था, जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उसके बाद 1230 में राजा अनग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। क्या? प्रतिनियुक्त घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या? राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जाता है कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोग राजपूत थे। क्या थे? अधिकांश लोग राजपूत थे। राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। क्या की है? एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। लगभग 8वीं शताब्दी के से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वी एक ऐसा ही शासक था। पृथ्वीराज क्या था? एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। मतलब कि वो मर गए लेकिन पीठ नहीं दिखाई। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कथक। कथक क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कथक शब्द का कथा शब्द से निकला हुआ है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। और कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार में क्या? भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे और जिन्हें रासलीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रासलीला कहा जाता था। और रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे और आगे चल करके यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राय दरबारों में और लखनऊ में भी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप से उभरा था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। नृत्य रूप जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है। क्या माना जाता है? शास्त्रीय डांस, क्लासिकल डांस बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नृत्य रूप जिन्हें शास्त्रीय डांस के बारे में जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली केरल का है और ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुर का है ये डांस। ये सब सारे क्या है? डांस है। ये सब डांस के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखो। लघु चित्र क्या? मिनिएचर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ पत्रों, पाम लीव्स अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अत्यंत कुशल चित्रकार को संरक्षण प्रदान किया था। जो मुगल बादशाह अकबर थे और जहांगीर थे और शाहजहां थे, तीनों ने चित्रकारों को अच्छे से संरक्षण प्रदान किया था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी के इलाके में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ। क्या? शैली का विकास हो गया जिसे बस होली शैली कहा जाता है। क्या कहता है? जिसे बस होली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय
पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। क्या? भानुदत्त की रसमंजरी पुस्तक थी। पीर पारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, पीर जो है फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। क्या? आध्यात्मिक मार्गदर्शक। जीववाद का अर्थ यह मानना होता है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। क्या है? में भी जीवात्मा है। मछली भोजन के रूप में, मछली जो है भोजन के रूप में लोग कहाँ कहाँ के लोग यूज करते थे? मछली पकड़ना बंगाल के लोगों का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाल जो है उसका प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना है। वहाँ पे मछली भात, आज भी लोग जाएंगे तो वहाँ पे मछली भात जरूर देते हैं लोग खाने के लिए। किसी भी छोटे छोटे बड़े से बड़े होटल में जाएंगे तो वो फेमस है वहाँ का मछली भात। ठीक है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी मीन्स जो क्या है मांस वाला भोजन है उसको करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध को ढील दी थी। क्या दी थी? इस निषेध में ढील दी थी। और बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी की संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। जो बंगाली ब्राह्मण थे उनको कुछ खास किस्म की मछली को खाने के लिए अनुमति दी गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य का पतन। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। वह तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को भी लूट कर ले गया। नादिर शाह जो था वो मयूर सिंहासन को भी लूट करके लेके चला गया, अपने साथ ले गया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने 1748 से लेकर के 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कड़ स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। जो मयूर सिंहासन था इसी में जो हीरा लगा हुआ था जो नादिर शाह उसको लेके गया था। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नए राज्यों का उदय। जो नए राज्य थे उसका उदय कैसे हुआ? राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। इनमें से क्या? कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्हें कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। और पुराने जो मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। कौन? अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान अवध और मुर्शीद कुली खान बंगाल और आसफ जा हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। इन लोगों का मुगल दरबार में ऊंचे स्थान पे रहते थे ये लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस हैदराबाद के बारे में डिस्कस करते हैं। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जा। क्या? निजाम उल मुल्क आसफ जा 1724 से लेकर के 1748 तक जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। क्या था? एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन जो सन 1790 में किया गया था एक प्रकार था। क्या? इस प्रकार का था। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। क्या? निजाम के पास
400 हाथियों की सवारी है, उसके पास आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं और इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज्यादा था। सांकेतिक वेतन कितना था? 100 रुपये से ज्यादा था। आइए डिस्कस करते हैं अवध। आज के समय में अवध को क्या बोला जाता है? लखनऊ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लखनऊ बोला जाता है। बुरहान उल मुल्क सआदत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। क्या किया गया? अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था और मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। क्या था? अवध एक क्या था? समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर के गुजरता था। क्या करता था? उसी मार्ग से होकर के गुजरता था। अब आइए बंगाल के बारे में डिस्कस करते हैं। बंगाल, वेस्ट बंगाल जो हो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। क्या थे? बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना और उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। जो सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता थी उसको अपने हाथ में ले ली और राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली वर्दी खां के शासनकाल 1740 से लेकर के 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। आइए डिस्कस करते हैं क्या राजपूत के बारे में। राजपूत क्या हैं? राजपूत, ठीक है, अंबर और जोधपुर के राजपूत घरानों में, अंबर और जोधपुर के राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। क्या किया? लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहादार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया और जोधपुर घराने में नागौर जी को जीत लिया। नागौर जो था डिस्ट्रिक्ट था उसको जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। जो कोटा बूंदी है उसके बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान के मराठों में अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया और जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अंबर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। कहाँ कहाँ? जयपुर, उज्जैन और मथुरा और वाराणसी में और दिल्ली में ये क्या? खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। इसमें क्या है? कई उपकरण थे जो खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए हेल्पफुल थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन है। क्या वर्णन है? कि राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे और 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे हैं और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के, मतलब कि 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार थे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार थे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर के नर्मदा के तट तक फैला हुआ था और कई राजपूत जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का राजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी और राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए और राणा प्रताप के पास मुगल राजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ थे। मतलब उन्होंने कभी भी मुगल का राजत्व को स्वीकार नहीं किया राणा प्रताप। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिख, जो सिख थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिख, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में
खालसा पंथ की स्थापना की, जो से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़ करके अपने शासन को सार्वभौम बताया और सतलुज और गंगा यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया उसको, ठीक है। बंदा बहादुर को 1716 में उनको मार दिया गया और 18वीं शताब्दी में सिख ने अपनी आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों के से संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और दल खालसा की बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। क्या? सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। महाराणा रणजीत सिंह के ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्या? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मराठा, जो मराठा लोग थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था और 17वीं शताब्दी के सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई और जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई और शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। क्या? शिवाजी का जो जन्म था 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। बहुत ही कम उम्र में ही वो विजय पथ पर निकल पड़े और जावली पर कब्जे ने उन्हें मावला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया। क्या? अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। क्या? पथ प्रशस्त किया और बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। मतलब कि फेमस व्यक्तित्व हो गए थे वे पर्सनालिटी के। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे और चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? शिवाजी 1627 से लेकर के 1680 से ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे उस समय, ठीक है। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही और जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। क्या? पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई और उज्जैन और सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। इंदौर जो था होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा और ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। क्या थे? ये शहर जो थे हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। किसके थे? पेशवा बालाजी के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद के पार मराठा राज्य के विस्तार
का श्रेय प्राप्त था। क्या? मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते थे। जो सैन्य ऑपरेशन किए गए थे उसके लिए भी जाने जाते थे। चौथ कर जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% और दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। क्या? दक्कन में इसको मराठा जो थे वो वसूलते थे। सर देशमुखी कर दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। कितना था? 9 से 10% हिस्सा था। आइए जाट के बारे में डिस्कस करते हैं। जाट क्या है? जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की और अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। पानीपत और बल्लभगढ़ जो थे जैसे शहर थे वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। भरतपुर का किला। अब भरतपुर के किले के बारे में डिस्कस करते हैं। भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया और वहीं दिंग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। क्या? विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं के रूपों में नमूने पर बनाई गई थी। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची और जिन्होंने 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। क्या? आधुनिक राजस्थान इस समय जो है उसको भरतपुर को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्व राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। क्या? इस क्षेत्र में बने सबसे महत्वपूर्ण किलों में से किलों में से एक था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में फ्रांसीसी क्रांति। क्या? फ्रांस की जो क्रांति थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। क्या? 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। क्या की थी? अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गढ़ और अभिजातों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए। क्या? बाय बर्थ कोई भी प्राधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति की योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। और फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। क्या? सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए। सरकार की सत्ता है लोगों से बननी चाहिए, मीन्स डेमोक्रेसी होनी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। क्या? जो प्रजाएं थे उनको नागरिक में बदल डाले, मीन्स डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने लगे। ठीक है। अब भारतीय इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन हिस्ट्री 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जो थे जेम्स मिल थे। कौन थे? जेम्स मिल थे। तो इन्होंने क्या किया? 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को बांटा है। क्या? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को बांटा है। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांटा था।
कौन कौन बांटे थे? तो स्कॉटलैंड के जेम्स मिल जो अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक विशेषज्ञ थे, दार्शनिक थे उसने, ठीक है। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। कहां से आई है? पश्चिम से आई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मीन्स पश्चिम आधुनिक काल जो था, ठीक है, उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, ठीक है। अब उपनिवेश के बारे में, कॉलोनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश शासन के कारण भारत में यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीके में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण बोलते हैं। जो औपनिवेश जो है, मतलब कि जो ग्रेट ब्रिटेन ने औपनिवेश बनाए थे जिन देशों को, वहां पे राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, मीन्स जिसको गुलाम बनाया था। औपनिवेश का मतलब गुलाम, उसकी जो कुछ परछाइयां होती हैं वो उस जिस देश को गुलाम बनाया रहता है उस पर भी पड़ जाती हैं, तो उसको औपनिवेश देश बोलते हैं। सर्वेक्षण के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या सर्वेक्षण क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे और गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था कि कैसे वो चीजें हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। जो रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए बोला था और तैयार करने के बाद क्या किया इन्होंने कि 19वीं सदी में, क्या 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। क्या 19वीं सदी के आखिर में जो जनगणना भी की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति और इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। और इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। मतलब कि अलग अलग प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते थे और उसके बारे में पता लगाया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। का आना, जो कब आई थी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी? सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। कब? 1600 में इजाजतनामा जो था उसको हासिल कर लिया था, जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, प्रथम के द्वारा, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मतलब मोनोपोली मिल गया था। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। मीन्स मोनोपोली रहेगी, जैसे मन करेगा वो ऐसे करेगी, ठीक है। इसलिए मार्केट में किसी भी कंपनी को मोनोपोली में नहीं रखना चाहिए, उसका कंपटीटर भी रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मार्केट में जो कंपटीशन रहेगा तो जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो पैसा रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, उसका मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1691 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस जमाने के फैक्टर कहा जाता था। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1696 तक कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी दी थी। क्या? 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी और इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। क्या?
व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यापार से युद्धों तक, व्यापार करते करते कैसे युद्ध तक आ गए अंग्रेज, उसके बारे में डिस्कस करें। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव हुआ। क्या जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में टकराव होने लगा, कंपनी से बढ़ गया था। और मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने में मना कर दिया, जो रियायतें दी जाती है उसको मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया। क्या, पहला प्लासी का युद्ध हुआ। क्या, प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको बहुत ही डर था सिराजुद्दौला से। अब वो सोच रही थी कि कैसे सिराजुद्दौला को खत्म किया जाए, तो उसको अलग अलग तरीके अपनाने लगी कंपनी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं भी आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी जो थी वो प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व जो उस वसूले तो चुकाए, उसको भी जो वसूल रही है राजस्व उसको भी चुकाए। और जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी बातों को नहीं माने तो 30,000 सैनिकों के साथ इन्होंने क्या कर दिया, कासिम बाजार पे स्थित जो थी इंग्लिश फैक्ट्री उस पर हमला बोल दिए। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दी, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए इधर उधर का रुख किया। ठीक है, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने के बाद खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया, मिस लड़ाई लड़ने के लिए। किससे, जो सिराजुद्दौला थे उनसे। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या सेना को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिली। नौसैनिक मीन्स नेवी जो थी उसकी भी मदद मिलने लगी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, मतलब नवाब जो थे उनके साथ बहुत ज़्यादा समय तक लड़ाइयाँ चली और भी सारी चीज़ें सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीन्स वो क्या था, दूसरे से जाकर के मिल गया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। क्या, युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। इससे क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला थे इनको हार का सामना करना पड़ा और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कह करके उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि फूट डालो और राज्य करो की नीति इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लासी की जंग जो इसलिए महत्वपूर्ण थी, क्यों महत्वपूर्ण थी। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। जो कंपनी थी उसकी पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। प्लासी का नाम पलासी था जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ करके प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे हमारे इंडिया में। ठीक है, पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग का पता लगाया था। आइए प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। क्या, कंपनी के जो इरादे थे वो बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। क्या, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने
कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। क्या? कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। क्या? जो राजस्व मिलने वाले थे, जो पैसा मिलने वाले थे, वो कंपनी को मिलती थी। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव को 1772 में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों में बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। क्या? उसने आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के बहुत सारे अफसरों की सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट करके आराम की जिंदगी बसर करें। मीन्स यहाँ से लूटे और जा करके वहाँ पे अपना जिंदगी अच्छे से बिताएं। दोस्तों, ये जो अंग्रेज थे ना, बहुत ही हरामी थे। ठीक है। जो जीते जी धन दौलत लेकर के वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। क्या कहते थे? नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे और नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब कंपनी का फैलता शासन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी का शासन कैसे फैल रहा है उसके बारे में। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। क्या? रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। क्या होते थे? राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी और जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पे क्या दिया जाता था? उनका इलाका कंपनी को अपने कब्जे में ले लेती थी। क्या? जुर्माने के तौर पे उनका इलाका कंपनी में अपने कब्जे में ले लेती थी। अब टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस करते हैं। टीपू सुल्तान बहुत ही शासक अच्छे थे। टीपू सुल्तान, हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 तक और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से लेकर के 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर जो था काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। क्या खरीदती थी? काली मिर्च और कार्डेमम खरीदती थी। ब्लैक पेपर और कार्डेमम खरीदती थी। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनसे क्या थे? घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। जो व्यापारी थे आए थे उससे आधुनिकीकरण किया अपने सेना का। और कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमलों के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। क्या किया था? 2 बेटों को बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। 1767 से लेकर 1769 तक और 1780 से लेकर 84 तक और 1790 से लेकर के 92 तक और 1799 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। क्या? वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई थी। क्या? इसके साथ साथ मैसूर पे सहायक संधि भी थोप दी गई थी। अब मराठों से लड़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मराठों से लड़ाई 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई
में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया और कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में दे दी गई। क्या? अलग अलग राजवंशों के हाथ में दे दी गई और ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। और महादवी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। क्या? दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि सर्वोच्चता। क्या? सर्वोच्चता क्या है उसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता एक नई नीति शुरू की गई थी। क्या? एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। किससे? भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। अब विलय की नीति। क्या? द डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स क्या है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। क्या? शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति, विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, क्या? अगर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका रियासत हड़प करके कर ली जाएगी और यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, संबलपुर 1850 और उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। मीन्स झांसी से कई लोगों से इन्होंने बहुत सारा क्या किया था, इसका विरोध किया था। बस विरोध जब किया था वहां पे लड़ाई हुई, जैसे झांसी की रानी अंग्रेजों से बहुत बार लड़ी थी। ठीक है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। जो अवध आज के समय में लखनऊ बोला जाता है, तो उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। जो नवाब जो थे क्या कुशासन कर रहे थे, शासन अच्छे से चला नहीं रहे थे, इसलिए उसे कर्तव्य से बंधे हुए थे, उसको हटाने के लिए वहां से और अवध के कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया उसे देख करके लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। जो 1857 की महान क्रांति थी उसमें शामिल हो गए और अंग्रेजों को भगाने के लिए एकदम सब लोग, जैसे इस समय बीजेपी को भगाने के लिए सारे लोगों ने वोट किया था, उसी तरह उस समय अंग्रेजों को भगाने के लिए उस समय जो वहाँ की जनता थी वो उसके विपरीत खड़ी हो गई थी। नए शासन की स्थापना। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे और जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी भी थी। क्या? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन थी? बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास था। किसके पास था? गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। जो न्याय के क्षेत्र में सुधार किए गए थे वो उल्लेखनीय थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही फौजदारी अदालतें थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में थे, काम करते थे। किसके? कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड वर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। क्या? 7 साल तक चला। आइए काजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि काजी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस। काजी एक न्यायाधीश को कहते हैं। किसको कहते थे? न्यायाधीश को कहते थे। और मुफ्ती क्या था? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर अपने फैसले सुनाता था।
महाभियोग क्या था, इम्पीचमेंट क्या था, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही कहते थे। क्या? अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही कहते थे, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। और धर्मशास्त्र के बारे में डिस्कस करते हैं। धर्मशास्त्र क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को कहते थे। और मैचला क्या है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसको मैचलाक बोला जाता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था और उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था, जो कलेक्टर का काम होता था। आइए ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेश शक्ति बनाना। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक शक्ति बनना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। क्या? भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से। क्या? 19वीं सदी के शुरुआत में जब भाप तकनीक, स्टीम इंजन का जो आविष्कार किया गया जेम्स वाट के द्वारा के आने से यह प्रक्रिया और तेजी हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों से यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। मतलब 3 हफ्तों में, जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया तो 3 हफ्तों में ये चीजें कंप्लीट कर ली गई थी। ठीक है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीपों के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो चुका था। मतलब 63% भूभाग पे मतलब कि कंपनी का आधिपत्य हो गया था और 78% आबादी पर भी कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो चुका था। अब दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार जो था कैसा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में दास व्यापार। क्या? डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया यहाँ पे और लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांध करके दास बाजारों में बेचा जाने लगा। और 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीकी के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। क्या? 36,774 थी। मतलब कि दास प्रथा भी उस समय शुरू हो गई थी। कंपनी का दीवाना बनना। क्या? कंपनी का दीवान बनना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का दीवान तैनात किया। और दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। क्या? जो आर्थिक मामले, जो पैसे मिलने वाले थे मामले थे, वो कंपनी अपने हाथों में ले ली थी। और जो जहाँ पे पैसे खर्च करने वाले मामले थे वहाँ पे कंपनी ने इंडिया के हाथों में थी। कंपनी की आमदनी कहाँ कहाँ से होती थी देखिए, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। 1865 से कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। और जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। और 1770 में पड़े अकाल के कारण बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो थी समाप्त हो गई थी। क्या हो गई थी? 1/3 आबादी तो जो समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका जो एसएसटी का कंसेप्ट, हिस्ट्री में एसएसटी का कंसेप्ट है वो आपका क्या होगा? क्लियर होगा, जिससे आपका नंबर अच्छा गेन करेंगे, मीन्स
60 में से 55 तो गेन कर ही लेंगे। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों नमस्कार, वीडियो को इन करते हैं।